तो बच्चों लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस कैसा है। अब उस टेस्टिस के अंदर जो डक्ट वाला सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक आप बोलोगे इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम है और दूसरा जो है एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम है। मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर आप देखिए टेस्टिस के अंदर की तरफ भी जो है कुछ डक्ट सिस्टम है और टेस्टिस जब बाहर आप निकलने लगोगे टेस्टिस को छोड़ के तो वहां पर भी कुछ एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप बोलोगे, जो सबसे पहले जो आपका था वो कौन सा था, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। तो हेडिंग डाल लेंगे हम लोग इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स में सबसे पहले आप बोलोगे जो यानी कि इनसाइड द टेस्टिस जो पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ट्यूबुलाई रेक्टी। कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ट्यूबुलाई रेक्टी। तो पहला हम लोग बच्चों लिखेंगे यहां पर, जैसा कि मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट बताया था, कौन सा था, ट्यूबुलाई रेक्टी। चलिए देखते हैं क्या है ट्यूबुलाई रेक्टी। वहां पर मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था। यहां पर मैं बोलूंगा कि जो ट्यूबुलाई रेक्टी है वो क्या है, स्ट्रेटेड, क्या है बच्चों, स्ट्रेटेड या स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूबुलाई रेक्टी बोल रहे हैं। ये जो होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ट्यूबुलाई रेक्टी बच्चों, ये क्या करेगा, तो आप बोलोगे इट कनेक्ट द कन्वॉल्यूटेड रीजन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ रीटी टेस्टिस। क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा, इसको कनेक्ट करेगा, कनेक्ट द कन्वॉल्यूटेड region of seminiferous tubule to rete testis। देखिए जब हम लोग देख रहे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात कर रहे थे ना, तो मैंने बताया था ये एक लोब्यूल है और लोब्यूल के अंदर बच्चों हमने देखा था वहां पर क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट थी जिनका नंबर कितना था, 1 2 3। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आगे की तरफ कन्वॉल्यूटेड पार्ट था ऐसे, ये मैंने बनाया था, और पीछे की तरफ स्टेटेड था, फिर ऐसे आ रहा था, फिर ये कन्वॉल्यूटेड था ऐसे, और फिर ये स्टेटेड था। तो ये वाला जो स्टेटेड पार्ट था इसको हम क्या बोल रहे थे, ट्यूबुलाई रेक्टी बोल रहे थे। और ये बच्चों जो आगे की तरफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वाला पार्ट था उसको हम क्या बोल रहे थे, कन्वॉल्यूटेड। कन्वॉल्यूटेड मतलब कॉइल्ड, ऐसा था, इधर कॉइल्ड स्ट्रक्चर था, कन्वॉल्यूटेड था, और पीछे की तरफ जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी वो कैसी थी, वो आप बोलोगे स्ट्रेट थी, और उसके लिए हम टर्म यूज कर रहे थे क्या, ट्यूबुलाई रेक्टी। ठीक है, और ये ट्यूबुलाई रेक्टी कर क्या रही थी, देखिए आप कन्वॉल्यूटेड पार्ट को किससे जोड़ेंगी, तो आगे जब आप बढ़ रहे थे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा था बच्चों, तो याद करिए मैंने बताया था फाइन नेटवर्क ऑफ टेस्टिस यहाँ पर डक्ट का प्रेजेंट होता है, और उसको आप क्या बोलते हैं, रीटी टेस्टिस। क्या बच्चों बोलते हो, रीटी टेस्टिस। क्लियर हो गई ये बात, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा इंट्रा जो टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम है, उसमें आप बोलोगे नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो कौन सा है, रीटी टेस्टिस। कौन सा पार्ट है बच्चों, रीटी टेस्टिस। देखते हैं रीटी टेस्टिस के बारे में। रीटी टेस्टिस जो स्ट्रक्चर है ये एक नेटवर्क है डेलिकेटेड ट्यूब्यूल्स का, जो आपको देखने को मिलेगा टेस्टिकल के अंदर। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे इट इज नेटवर्क ऑफ, इसका नेटवर्क है बच्चों, नेटवर्क ऑफ डेलिकेटेड, इट इज नेटवर्क ऑफ डेलिकेटेड ट्यूब्यूल, इट इज नेटवर्क ऑफ डेलिकेटेड ट्यूब्यूल या ट्यूब्यूल्स located
इन द हीलम, हीलम मतलब वही ओपनिंग जो होती है, हीलम ऑफ टेस्टिकल। जो टेस्टिकल्स हैं उनकी जो ओपनिंग है उसको हीलम बोलते हैं, जैसे किडनी में बोल रहे थे। तो यहाँ पर एक नेटवर्क जो होगा डेलिकेटेड ट्यूब्यूल्स का, ये वाला, ये क्या बनाएगा, रीटी टेस्टिस बनाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जब आप आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो बच्चों जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आया था वो कौन सा था, तो हमने बोला था यहाँ पर एक आपको और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा रीटी टेस्टिस के बाद में, जिसको आप क्या बोलते हो, डक्टस। क्या बोलते हो बच्चों, डक्टस इफरेंटस, या इसी का दूसरा नाम होता है वासा इफरेंशिया। क्या नाम होता है बच्चों, वासा इफरेंशिया। ठीक है, तो ये वासा इफरेंशिया या डक्टस इफरेंटस जो था वो आप याद करिए, मैंने जब यहाँ पर आपको ऐसे ले जाके ये वाला ऐसे स्ट्रक्चर ये ज्वाइन करवा दिया था ऐसे, और मैंने बोला था ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा इसको बच्चों क्या बोलोगे आप, डक्टस इफरेंशिया या वासा इफरेंशिया बोलोगे। ठीक है, ये पूरा पैथवे में लेके चल रहा हूं। यहाँ पर स्पम्स बनेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और यहाँ से स्पम्स मूव करेंगे, देखिए कहाँ जाएंगे, सारा एक आप सीक्वेंस में याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे स्पम्स अब कहाँ आ गए, यहाँ पर आ जाएंगे वासा इफरेंशिया के पास में। अब देखते हैं वासा इफरेंशिया के केस में क्या बात है। तो वासा इफरेंशिया को हम बोलेंगे यहाँ पर, इट कनेक्ट द इनिशियल सेक्शन ऑफ द इपिडिडाइमस। ठीक है, किसको कनेक्ट करेगा, इसके आगे क्या था, इपिडिडाइमस ही तो था कि नहीं था, यहाँ पर क्या था, ये इपिडिडाइमस था कि नहीं था, ऐसे जो आ रहा था, ऐसे याद करिए आप लोग, एक टेस्टिस मैंने ऐसे बनाया था टेस्टिस में, और फिर ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना दिया था ऐसे, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, बाकी पीछे मैं स्ट्रक्चर बना चुका हूँ। तो वासा इफरेंशिया के केस में आप बोल रहे थे इट कनेक्ट क्या कनेक्ट कर रहा था, कनेक्ट्स द initial section of connect the initial section of epididymis। जो शुरुआती इनिशियल सेक्शन एपिडिडाइमस का उससे ये कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वही चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझते रहिएगा आप लोग। आगे देखिए, यहां पर पहुंचने के बाद में जब आप आगे बढ़ोगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको आगे क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर सिलिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं, क्या है, सिलिएटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहा हूं लिख के, कि यहाँ पर इस डक्टस इफरेंशिया में, या जिसको हम वासा इफरेंशिया बोल रहे हैं, किसको कनेक्ट कर रहा है ये, तो आप बोलोगे ये किसको कनेक्ट कर रहा है, रीटी टेस्टिस से वासा इफरेंशिया, और वासा इफरेंशिया रीटी टेस्टिस से किसको कनेक्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे एपिडिडाइमस के इनिशियल पार्ट को। अब देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ जो है सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड टाइप की सेल्स देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा, सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगी। तो यहां पर हम लिख लेंगे देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड सेल्स। ठीक है, तो दोनों तरीके की सेल्स देखने को बच्चों मिल रही थी, यहाँ पर सिलिएटेड भी थी और नॉन सिलिएटेड सेल्स भी थी। अब देखिए काम क्या था, जो नॉन सिलिएटेड सेल्स थी उनमें तो सिलिया एब्सेंट होगा, बात समझ में आई कि नहीं, जो नॉन सिलिएटेड सेल्स हैं ये वाली, इनमें तो सिलिया एब्सेंट है, इसीलिए नॉन सिलिएटेड बोला गया इनको। तो ये सेल्स काम क्या करेंगी, इनका रोल क्या था,
इनका रोल बच्चों क्या था, ये नॉन सिलिएटेड सेल्स थी, वो एब्जॉर्ब कर रही थी जो टेस्टिकुलर फ्लूइड था, यानी कि जो इन टेस्टिस के अंदर जो फ्लूइड बन रहा था थोड़ा बहुत, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कर रही थी। तो आप बोलोगे नॉन सिलिएटेड सेल्स एब्जॉर्ब क्या एब्जॉर्ब कर रही थी, दे एब्जॉर्ब टेस्टिकुलर फ्लूइड। क्या एब्जॉर्ब कर रही थी बच्चों, टेस्टिकुलर फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर रही थी। अब देखिए जो हमारी ये सिलिएटेड सेल्स थी, इनका रोल क्या था, इनका देखते हैं। तो ये तो इनके पास क्या था, प्रेजेंस ऑफ सीलिया, या क्योंकि यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट थे, और जब सीलिया प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, प्रोपेल करेंगे किसको, स्पर्म्स को, किधर की तरफ, तो आप बोलोगे इपिडिडाइमस की तरफ, क्योंकि अभी जो स्पर्म्स थे वो नॉन मोटाइल नेचर के थे, या आप बोलोगे इमोबाइल नेचर के थे। तो मैं एक सेंटेंस यहां पर लिखता हूं, while the ciliated cells propel मतलब आगे की तरफ, propel the immobile जो स्पर्म मूव नहीं कर पा रहे हैं, इमोबाइल स्पर्म्स को वो कहां आगे लेके जाएगा, तो आप बोलोगे टू इपिडिडाइमिस। तो अब कहां पे आ गए, स्पर्म्स यहां से बच्चे चले थे, ये वाले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनके ये रीटी टेस्टिस में आए, ऐसे रेड पेन से मैं दिखा रहा हूं आपको, और ये वासा एफ्रेंसिया में आए, और वासा एफ्रेंसिया से फिर कहां चले गए, ये आ गए आपके इपिडिडाइमस में, और इपिडिडाइमस से फिर ये आप कहां चले जाएंगे, तो आप बोलोगे इपिडिडाइमस का जो कॉर्डल रीजन था, जो टेल रीजन था, वहां पर चले आएंगे, ये कॉर्डल रीजन था ये वाला, यहाँ पर स्पर्म्स आ गए। ठीक है, अब देखिए जब इपिडिडाइमस में पहुंचेंगे तो इपिडिडाइमस में भी कुछ बातें हैं, उनको भी हमको याद रखना है। ठीक है, शुरुआत में जितने भी स्पर्मेटोजोआ होंगे वो इमोबाइल होंगे, अभी कैपेसिटेशन नहीं हुआ है, यानी कि वो इमोबाइल है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए अभी उनके पास कुछ नहीं है, टेल होगा लेकिन वो फंक्शनल नहीं है अभी, अभी उनको केवल क्या किया जा रहा है, सीलिया के थ्रू प्रोपेट किया जाता है आगे की तरफ। ठीक है, अब समझिए आप क्या होगा, ये आपका इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम यही था, क्या थे उसमें, ट्यूबुलाई रेक्टी, रीटी टेस्टिस, डक्टस इफ्रेंटस या वास इफ्रेंशिया। फिर से आप रिकैप कर लीजिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म्स बने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दो पार्ट थे, एक आप बोले थे स्टेट पार्ट और एक बोले थे कन्वोल्यूटेड पार्ट। कन्वोल्यूटेड पार्ट आगे की तरफ था जहां पर सेल्स थी और वो क्या कर रही थी, स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर रही थी। आगे जब आप बढ़ोगे तो जो डक्टस सिस्टम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, वो आप देखोगे तो स्ट्रेट हो जाएगा और उसको हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। ट्यूबुलाई रेक्टी क्या कर रहा था, जो कन्वोल्यूटेड पार्ट था उसको जोड़ रहा था रीटी टेस्टिस से, रीटी टेस्टिस के पास पहुंचेंगे वहां पर नेटवर्क ऑफ डेलिकेटेड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो टेस्टिस के हीलम के पास में होगा। अब आप बोलोगे डक्टस इफ्रेंटस के पास जाएंगे, और डक्टस इफ्रेंटस जो होगा या वास इफ्रेंशिया है, वो क्या करेगा, जो इनिशियल सेक्शन ऑफ इपिडिडाइमस का है उससे रीटी टेस्टिस को कनेक्ट कर देगा। ठीक है, अब कनेक्ट कर दिया, उसके बाद मैंने बोला कि डक्टस इफ्रेंटस या वास इफ्रेंशिया के पास में क्या होगा, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट होंगी। सिलिएटेड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपेल ऑफ immobile sperms towards the epididymis, but in case of non-ciliated cells they are specialized for the absorption of the testicular fluid, यानी कि जो testicular fluid बनना उसको absorb करने के लिए non-ciliated cells हैं, and ciliated cells are basically for the propelling of immobile sperms towards the epididymis, क्योंकि वहां पर अभी वो चलने लायक नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी स्पर्म मोटाइल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, जब इपिडिडाइमस में पहुंच जाएंगे अभी आगे उनमें कुछ चेंजेस होंगे तब वो मोटाइल हो जाएंगे, अभी ये इमोटाइल है। ठीक है, खुद से नहीं चल रहे हैं, समझिए बात को आप। इपिडिडाइमस के पास पहुंचते हैं, अब जब इपिडिडाइमस के पास पहुंचेंगे तो इपिडिडाइमस को आप कंसीडर करोगे, हमने बोला डक्टस सिस्टम जो टेस्टिकुलर का था वो क्या था, इंट्राटेस्टिकुलर, जो पहले मैं बता चुका हूं।
अब जो दूसरा हम पार्ट जहां से स्टार्ट करेंगे इपिडिडाइमस से, ये बच्चों कौन सा है? तो आप बोलोगे एक्स्ट्रा, क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर। कैसा है बच्चों? एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर। और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर जो डक्ट सिस्टम है, यानी कि टेस्टिकल के बाहर निकल के आते हैं, जो टेस्टिकल्स थे उनके बाहर निकल के आ गए। और टेस्टिकल के बाहर निकल के आएंगे तो सबसे पहले इसमें जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो कौन सा है? तो आप बोलोगे इपिडिडाइमस। अब इपिडिडाइमस की बात करोगे तो क्या करेगा इपिडिडाइमस? पता है आपको इपिडिडाइमस, मैंने पीछे ही बताया था आपको। ये क्या कर रहा है? इट कनेक्ट द, क्या कर रहा है बच्चों? इट कनेक्ट द, इसको कनेक्ट कर रहा है, इट कनेक्ट द, इसको कनेक्ट कर रहा है टेस्टिकल से वास डिफरेंस को। तो इट कनेक्ट द टेस्टिकल्स, इट कनेक्ट द टेस्टिकल्स टू वास डिफरेंस। तो आगे जो वास डिफरेंस है उसको किससे कनेक्ट कर रहा है? टेस्टिकल से। तो टेस्टिकल क्या था आपका? ये वाला स्ट्रक्चर पूरा टेस्टिकल था कि नहीं था? यहाँ से ये वासा डिफरेंशिया ऐसे ही निकली हुई थी, ऐसे वासा डिफरेंशिया निकलने के बाद में यहाँ से हमने बताया था ये इपिडिडाइमस है, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से ये इपिडिडाइमस हो गया। और इपिडिडाइमस फिर आगे जाके ये क्या था? ये बच्चों वास डिफरेंस था। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये वास डिफरेंस है, ये इपिडिडाइमस है, ये टेस्टिकल है, ठीक है? तो टेस्टिकल तक इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट, टेस्टिकल के जैसे बाहर निकल के आप आ गए, देखिए ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट हो गया कि नहीं? यहाँ से, ये यहाँ से, है ना? चलिए, तो इपिडिडाइमस की बात करते हैं। इट कनेक्ट द टेस्टिकल्स टू वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस से टेस्टिकल को कौन कनेक्ट कर रहा है? तो इपिडिडाइमस ही तो बीच में आ रहा है, तो इपिडिडाइमस कर रहा है। ह्यूमन के केस में बच्चों ये बहुत ही कन्वॉल्यूटेड होता है, इसीलिए मैंने बहुत ऐसे करके बनाया था, इसमें ऐसे ऐसे करके बनाया था, ये है ना? तो ये क्या है? हाईली कन्वॉल्यूटेड है और नियर अबाउट आप बोलोगे 6 to 7 मीटर इन लेंथ होता है। कितना मीटर लेंथ है? 6 to 7 मीटर लेंथ है, लेकिन कन्वॉल्यूटेड होने की वजह से थोड़े से स्पेस में आ जाता है, मतलब कॉइल्ड है, ठीक है? अब मैंने इनके पार्ट भी बताए थे, तो याद करिए आप, ये वाला पार्ट जो था इसको हम क्या बोल रहे थे बच्चों? क्या बोल रहे थे इसको? दैट इज नोन एज कैपेट। कैपेट बोल रहे थे कि नहीं? कैप से याद रखो, कैप मतलब हेड, तो ये हेड रीजन था। दूसरा मैंने बोला था ये कॉर्पस, और कॉर्पस का मतलब याद रखो बॉडी, जो मेन बॉडी है। और फिर एक टर्म यूज करते हैं कॉडा, और कॉडा का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे टेल। तो 3 पार्ट में डिवाइड था ये, जो है अलग अलग, ठीक है? 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड था। एक जो है आपका कॉर्पस, दूसरा कॉडा, ठीक है? अब देखिए इस कॉडा में जो टेल रीजन है और जो हेड रीजन है, जो कॉर्पस, इसमें क्या क्या चीजें हैं? 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले कैपेट की बात करते हैं। कैपेट क्या है? हेड है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये करता क्या है? तो आपको पता है जो स्पंस आते हैं इफरेंट, जो वासा इफरेंशिया थी उससे, जो डक्ट से स्पंस आते हैं उनको रिसीव कौन करेगा? हेड ही रीजन तो करेगा, करेगा कि नहीं? तो यहाँ पर आप लिख लोगे, एक पॉइंट लिख लोगे यहाँ पर, क्या? इट रिसीव स्पम्स फ्रॉम, कहां से स्पम को रिसीव करेगा? फ्रॉम इफरेंट डक्ट। तो जो इफरेंट डक्ट होगा ये वाला, यहां से देखो ये इफरेंट डक्ट है कि नहीं? तो यहाँ से स्पम्स आ रहे हैं, तो यहाँ से रिसीव कौन करेगा? यही तो रिसीव करेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है? मैंने ये थोड़ा इधर बनाया, ये इधर होना चाहिए, इधर, यहाँ, ठीक है? दूसरा देखिए इसके बाद में, कैपेट के बाद में दूसरा बच्चों कौन सा था? कॉर्पस। इसको देखिए, ठीक है? अच्छा एक चीज और यहाँ पर याद रखिएगा, जो कैपेट है वो क्या करेगा? इसका एक तो रिसीव कर रहा है, दूसरा काम क्या है? यहाँ पर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है? और आप बोलोगे यहाँ पर होगा क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड।
तो फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन भी होगा कैपेट में। अब कॉर्पस की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्पस में बच्चों आप बोलोगे ये बॉडी वाला पार्ट है बीच का, है ना। यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, तो आप बोलोगे यहां पर प्रेजेंट होंगी स्मूथ मसल सेल्स। क्या प्रेजेंट होगा, स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और वो कैसी होंगी, थिक होंगी, थोड़ा मोटी होंगी, थिक होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पार्ट आएगा बच्चों उसकी बात करते हैं, और वो कौन सा था हमारा, तो आप बोलोगे कॉर्डा, या इसी को हम क्या बोल रहे थे, दैट इज द टेल। तो ये हेड हो गया कैपेट, बॉडी कॉर्पस हो गया, और टेल ये कॉर्डा हो गया, ठीक है। ये जो पार्ट होगा ये बच्चों कैसा होगा, थिनेस्ट पार्ट होगा, पूरे इपिडिडाइमस का क्या होगा, थिनेस्ट पार्ट होगा, और वो ऊपर वाला कॉर्पस थिकेस्ट होगा। तो थिनेस्ट पार्ट है, यहाँ पर थिनेस्ट इपिथीलियम देखने को मिलेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको मिलेगा आकाश के मॉड्यूल में, वहां पर एक कुछ बोला गया है कैटेस्पर प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो उस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा बता दे रहा हूं। यहां पर बोलता कि जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी जो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन इपिडिडाइमस, mortality in epididymis involved activation of a unique protein called as catasper। ध्यान से सुनिएगा, कैटेस्पर, एक कैटेस्पर प्रोटीन होती है, ठीक है, इन स्पर्म्स टेल। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। दिस प्रोटीन, ये प्रोटीन करती क्या है, दिस प्रोटीन इज अ कैल्शियम channel that permits साइक्लिक एएमपी, जो सेकेंडरी मैसेंजर था, याद करिए आप लोग, जर्नलाइज्ड कैल्शियम इनफ्लक्स, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बोला, जैसे मान लो ये एक स्पर्म है, और स्पर्म को अभी तो ये इमोबाइल था, कॉर्डल रीजन में क्या होगा, वहां पर उसको मोबाइल किया जाएगा, मतलब वहां पर मूवमेंट रहेगा। इसीलिए शॉर्ट टाइम के लिए मैंने बोला था कि टेम्पोररी स्टोरेज होता है यहाँ पर स्पर्म्स का। स्पर्म थोड़े टाइम के लिए यहाँ रुकते हैं, क्यों रुकते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको मोबाइल होना है, मोबाइलिटी आनी चाहिए। तो मोबाइलिटी आएगी कहाँ से, तो उनको एक्टिवेशन जरूरी है। तो देखिए ये मान लीजिए स्पर्म है, ये मिडिल पीस हो गया, और मिडिल पीस के बाद में ये इसका टेल रीजन हो गया, ऐसे ये टेल रीजन हो गया। तो यहाँ पर इस टेल रीजन के पास में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनका नाम क्या होता है, कैटेस्पर प्रोटीन, ऐसे ये लगी हुई होती हैं, ऐसे। ये कौन सी प्रोटीन है, कैटेस्पर प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए ये एक्चुअल में कैटेस्पर प्रोटीन क्या है, मैंने बोला कि मोर्टेलिटी इन इपिडिडाइमस involved activation of a unique protein called the catasper in sperm tail. This protein is a calcium channel that permits cyclic AMP generalized calcium influx। अब जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम अंदर की तरफ आएगा, और जैसे कैल्शियम अंदर आएगा वैसे क्या होगा, आपको पता है साइक्लिक एएमपी बन जाएगा, है ना। तो साइक्लिक एमपी क्या था, हमारा सेकेंडरी मैसेंजर था, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें मैकेनिज्म चलेगी और ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। तो कैटेस्पर प्रोटीन एक अहम रोल प्ले करती है इनके मूवमेंट में, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ इपिडिडाइमस वाला रीजन। अब इपिडिडाइमस के बाद में, इस इपिडिडाइमस के बाद में आप बात करोगे वास डिफरेंस की, ठीक है। चलिए वास डिफरेंस देखते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट हेडिंग हम डाल लेंगे वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को दूसरा नाम हम क्या देते हैं, डक्टस
डक्टस डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? डक्टस डिफरेंस। इसका नियर अबाउट 30 सेंटीमीटर लेंथ होता है, ठीक है। और आप देखिए इसका काम क्या होता है, तो आप बोलोगे यहां पर इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स। ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम, कहां से कहां? फ्रॉम इपिडिडाइमिस टू इजाकुलेटरी डक्ट। तो ये कहां से कहां तक जो है इपिडिडाइमस से कहां लेके जाएगा? इजाकुलेटरी डक्ट तक स्पर्म्स को लेके जाएगा, ठीक है। और जो वास्ट डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज लाइंड बाई, किससे लाइंड होता है? तो आप बोलोगे यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड columnar epithelium with the स्टीरियोसीलिया और काइनोसीलिया, दो तरीके के सीलिया होते हैं, ठीक है। अब वास्ट डिफरेंस के पास में पहुंचने के बाद में, जैसे ये टेस्टिस था, ये मान लिया हमने टेस्टिस था, ऐसे यहां से जो है ये आपका इपिडिडाइमस निकला और ये आपका ये वास्ट डिफरेंस हो गया। अब ये वास्ट डिफरेंस कहाँ जुड़ गया जाके? तो आप बोलो इजाकुलेटरी डक्ट में। तो ऐसे हम कर लेंगे, ये हमने मान लिया इजाकुलेटरी डक्ट, ये एनसीईआरटी में आप डायग्राम देखोगे अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इजाकुलेटरी डक्ट। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? इजाकुलेटरी डक्ट। इस इजाकुलेटरी डक्ट में क्या देखने को मिलेगा? तो आप बोलोगे इजाकुलेटरी जो डक्ट है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से। तो आप बोलोगे इट इज पेयर्ड स्ट्रक्चर है इन मेल। फिर लिखोगे आप ईच इजाकुलेटरी डक्ट is formed by कैसे बनता है? formed by the union of vast difference, जो अभी हमने बताया vast difference, with the, इसके साथ में, with the duct of seminal वेसिकल। तो आप याद करिए, मैंने शुरुआत में ही बताया था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, तो उसमें मैंने बताया था कि जो है क्या होता है? सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। तो सेमिनल वेसिकल क्या है? एसेसरी हैं स्ट्रक्चर्स, और उनसे क्या होगा? सेमिनल वेसिकल से ही क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा कौन? आप बोलोगे जो है इजाकुलेटरी डक्ट। तो इजाकुलेटरी डक्ट कैसे बनने? पेयर्ड स्ट्रक्चर है, इजाकुलेटरी डक्ट फॉर्म हो रहे हैं जहां पर वास्ट डिफरेंस और डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट है। तो ऐसे अगर इधर हम देख लें, ये मान लिया हमने सेमिनल वेसिकल यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है, तो इनसे भी एक डक्ट निकल के आएगा। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? अब ये वाला डक्ट बन गया क्या आपका? ये वाला, इधर देख लो आप, ये क्या बन गया? इजाकुलेटरी डक्ट बन गया जी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में जो इजाकुलेटरी डक्ट होगी वो पास कहां से होगी? तो आप ऐसे याद रखिएगा, दे पासेस through the prostate and opens into urethra। तो यानी कि ये इजाकुलेटरी डक्ट अब आगे जाके किस में ओपन हो जाएगी? तो आप बोलोगे यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगी, ठीक है। कहाँ ओपन हो जाएगी? यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यूरेथ्रा हमको पढ़ना है। वास्ट डिफरेंस के बाद में क्या? इजाकुलेटरी डक्ट। अब क्या आएगा हमारा? यूरेथ्रा की बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यूरेथ्रा के केस में आप बोलोगे ये 20 सेंटीमीटर के आसपास का स्ट्रक्चर है,
और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल यूरेथ्रा में क्या होता है, कॉमन होता है, कॉमन पैथ प्रोवाइड करता है फॉर द यूरिन एंड स्पर्म्स, या सीमेन बोल सकते हो आप। तो सीमेन और यूरिन के लिए, दोनों के लिए कॉमन ही पैसेज क्या है, यूरेथ्रा है, जबकि फीमेल्स में अलग अलग होता है। अब यूरेथ्रा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्रोस्थेटिक, दूसरा बच्चों बोलोगे आप प्रोस्थेटिक के बाद में मेम्ब्रेनस, और तीसरा आप बोलोगे कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा पेनाइल। देखिए इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी जो क्वेश्चंस बनते हैं। प्रोस्थेटिक का नाम प्रोस्थेटिक क्यों पड़ा, क्योंकि ये सराउंडेड था, इसके थ्रू सराउंडेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी ग्लैंड है, तो आपको पता है ये जो है एसेसरी ग्लैंड है रिप्रोडक्टिव। फिर आप बोलोगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, तो ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा यूरेथ्रा का पार्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। इसके केस में आप बोलोगे ये जो है प्रेजेंट कहां पर है, तो आप लिखोगे सिचुएटेड, सिचुएटेड कहां सिचुएटेड होगा, बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसके पीछे की तरफ से ये होता है। पेनाइल यूरेथ्रा जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है जितने भी यूरेथ्रा के पार्ट हैं, और ये सिचुएटेड कहां पर होता है, तो आप बोलोगे इट इज सिचुएटेड इन पेनिस। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में आपसे हम डिस्कस करेंगे पेनिस के स्ट्रक्चर के बारे में और एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में कि उनका क्या क्या रोल होता है। ठीक है, और उसके बाद में मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के साथ साथ में हम लोग जो कंट्रोल है वो भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग।